आप सभी के साथ दरबार मूव के बाद आज जम्मू में वज़ीर आला की सरकारी रिहायशगाह पर काबीना की पहली मीटिंग हुई थी और वज़ीर आला के सदारत में हुई इस मीटिंग में काबीनी वज़रा के अलावा सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी भी शामिल रहे। मीटिंग में गवर्नेंस और तरक्याती काम से जुड़े हुए इंतजामी उमूर पर चर्चा हुई और उसके अलावा सर्दियों की तैयारी, बिजली की और डेली वेजर्स के मुद्दे पर भी बातचीत। इन सब के अलावा दिल्ली के द्वारिका में नए जम्मू कश्मीर हाउस की तामीर, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नए सिरे से जिंदा करने और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के सब कमेटी की रिपोर्ट समेत कुल 22 मुद्दों पर चर्चा हुई। काबीनी मीटिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी का मुद्दा सबसे अहम रहा और इसी पे आज बातचीत। हालांकि जराये के मुताबिक मंगल की शाम तक सब कमेटी की रिपोर्ट मीटिंग के एजेंडे में शामिल नहीं था। मीटिंग के बाद साफियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने सब कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से बराह रास्त तबसरा करने से साफ इनकार किया। कहा कि रिपोर्ट एलजी को भेजी जा चुकी है, लिहाजा अभी इस पर कोई तबसरा ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि सब कमेटी ने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है और तफसीली चर्चा के बाद इसे आखिरी शक्ल दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार इंतखाबी मंशूर में कि अपने सभी वादे पर पाबंद है और रिजर्वेशन का इसी सिमत में उठाया हुआ है कदम। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों की तनकीद चल रही है। वज़ीर आला ने कहा है कि किसी एक तबका और जमात को खुश करने के लिए रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। सर, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या फैसला किया गया? कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे। बहुत चीज़ों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पर R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पर बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको ज़िंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फ़र्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है, उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हो? आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज़ के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो ज़मीन वहाँ अलॉट की गई, उस ज़मीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं, आप बांटिए। कौन आज की बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, मीटिंग में एक बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई इस कैबिनेट बैठक में 22 मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन असली तूफान तो उस वक्त उठा जब सरकार ने रिजर्वेशन में खासतौर पे पॉलिसी में बड़े बदलाव की चिंगारी छोड़ दी। 70% अब तक आरक्षण है जो अभी फिलहाल चल रहा है। फिलहाल इसके अंदर बदलाव की बात कही जा रही है, यानी ये संरचना अब रिव्यू के घेरे में है और कमेटी ने इसे नए सिरे से खंगाला है, जिसकी तारीफ चल रही है। जो प्रस्ताव सामने आया है उसमें कई वर्गों में बेचैनी भी है, क्योंकि जिसको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा था
अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल कि कौन लेगा, कौन खाएगा? सरकार अब ओपन मेरिट को 40% तक बढ़ाने की बात कर रही है, यानी साफ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग का कोटा कम होगा और यहीं से शुरू होती है नए विवाद की कहानी। सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खासतौर पे कोटे की पूरी संरचना बदलने का प्रस्ताव है। अब ये बदलाव किसे फायदा देगा और किसका हक काटेगा ये नहीं कहा जा सकता, या हक काटेगा भी या नहीं इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। रिपोर्ट आवाम के नाम पर बनी है, लेकिन आवाम का कितना फायदा होगा, कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा। सरकार कह रही है कि रिपोर्ट कई राउंड की बातचीत के बाद आवाम को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, लेकिन आवाम का कौन सा हिस्सा या फिर उनके फायदे के लिए कौन सा हिस्सा इस पॉलिसी में है ये देखना होगा। सवाल अभी भी साफ है, एलजी की मंजूरी क्यों जरूरी है, और एक नहीं कई सिमत में सवाल है। सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 10 जून को ही सौंप दी थी, लेकिन अब तक औपचारिक नहीं की गई है। कैबिनेट इसे एलजी को भेज चुकी है, अब गेंद एलजी के पाले में है। अगर ये बदलाव मंजूर हुए तो नौकरी, कोटा, मेरिट, आरक्षण, रिजर्वेशन और जम्मू कश्मीर में नई बहस, नया टकराव और नई राजनीति खड़ी हो सकती है। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मीटिंग में आज सिर्फ फैसले नहीं हुए, बल्कि ये मीटिंग आने वाले महीनों की राजनीतिक हवा को रुख देगा, नई सिमत देगा। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार, खासतौर पर एनसी, अपने मफाद से हट करके काम नहीं करेगी। यानी कि अगर रिजर्वेशन में बदलाव होता है, जैसा कि होना है, तो फिर इसका मतलब है कि एक बड़े वर्ग को इसका नुकसान होगा, क्योंकि कटौती जरूरी भी है। और इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि इससे पहले जो वर्डिक्ट आए हुए हैं, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा क्या उस वर्डिक्ट का, इसके अंदर कुछ उस वर्डिक्ट को सामने में रख करके फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 50% से ऊपर देने का प्रस्ताव नहीं है, तो आखिर किस बेस पे 70-75% अब तक दिया जा रहा था। हालांकि 370-35A के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्रावधान है, जिसके जरिए लोगों को फायदा हो रहा था। और अगर ये नाइंसाफी चल रही थी तो अब तक काम क्यों नहीं हुआ, और काम अगर हुआ तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार है वो अपना घाटा सह पाएगी, और इसके ऊपर भी बहस है। एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आगा रुहुल्लाह की तमाम तर कोशिशें और वो सारी चीजें जो चल रही थी बहस, उसके ऊपर भी सरकार दबाव में। हालांकि उमर अब्दुल्ला साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस रिजर्वेशन की पॉलिसी को खंगालना बहुत ज्यादा जरूरी है। या अटकलों के सहारे जो चीजें चल रही है, 40% वाली बात, यानी 70 से 40 पे लाया जाएगा, तो अलग अलग कैटेगरीज में जब कटाव होगा तो क्या बहस शुरू होगी, किसका नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, क्या जिनका हक था उनको हक मिल पाएगा या नहीं। इसी के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शौकिया कुरैशी जी, जिनकी हुकूमत इससे पहले भी रही और हुकूमत में अभी फिलहाल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और नासिर ख्वाइमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर साहब तलबा यूनियन की सदारत करते हैं, बल्कि आमतौर पे जो नाइंसाफियां होती रही है तलबा बरादरी के साथ इस रिजर्वेशन कोटे में भी, उसके लिए हमेशा ये फ्रंट फुट में रहे हैं और सरकार को की आलोचना भी करते रहे हैं। खासतौर पे इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आप सभी हजरात से बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेल काज़मी साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस रिजर्वेशन पॉलिसी में जब तक बदलाव नहीं हो जाता, अटकलों के सहारे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनुमान है कि 70 से 40 किया जाएगा। इसे आप किस नज़र से देख पाते हैं? देखिए सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट जितने भी हैं उनको भी गुड इवनिंग। दूसरी बात ये है सर, ये एक मुद्दा है, और ये एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि रिजर्वेशन एक ऐसा वर्ड है सर जिसपे पिछले 77 ईयर से सियासत और इलेक्शंस और वोट बैंक हमेशा निर्भर करता रहा है। और यहाँ ये इशू इतना बड़ा नहीं था जितना इशू पिछले एक साल में रहुल्लाह साहब को ने फोर्स करके इस रिजर्वेशन के मुद्दे को हमेशा उजागर रखा है, और हमेशा यही एक मुद्दा है जिसने दूरियां क्रिएट की उमर अब्दुल्ला और रहुल्लाह साहब के बीच में। अब ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसपे उनको बिल्कुल ज़ेरे गौर करने की जरूरत थी, आपने जैसे अपने इंट्रो में बोला। अब वो मुद्दा ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने 22 की 22 चीजें अमेंडमेंट जो है उसको लाया और एलजी साहब को भेज दिया, और 22 की 22 चीजों में से ये मुद्दे भी सारे जो है इनको हरी झंडी मिल जाएगी, ऐसा अभी देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत सी चीजें पहले भी उमर लेट सरकार ने एलजी ऑफिस भेजी हैं, जिनमें से एक चीज दरबार मूव को लेके, दरबार मूव के जो इशू था उसको रिजॉल्व हुआ है। उसके अलावा कोई मुद्दे ऐसे नहीं है जो उन्होंने भेजे असेंबली ने और रेजोल्यूशंस के तौर पे और वो पास हो गए हो। दूसरा ये है, जैसे आपने खुद ही कहा कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। मोटे मोटे तौर पे ये देखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या आरबीए, वहां से ही कटौती होती हुई नजर आती है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में अगर कटौती होती है तो उससे भी बवाल होगा, और आरबीए जो हमारे हैं
बंदहाल, डोडा, मरमत, भारत और डोडा के वो इलाके जो दूर दराज में है, वो इलाके हैं जिनको आरबीआई आपने इशू किया हुआ है। अगर वहां से कटौती होती है तो उसमें भी बवाल शुरू होगा। अब ये किस तरह से कंपनसेट करेंगे एक दूसरे की परसेंटेज को? बाकी चीजें तो पार्लियामेंट से हुई हैं, पहाड़ियों को तो भी स्टेटस मिला है, या उसके अलावा जो वहां की रूलिंग के हिसाब से आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ जहां हो सकती है वो ये दो ही अंग लगते हैं, ईडब्ल्यूएस और आरबीआई, जहां आप छेड़छाड़ करेंगे और वो कटौती इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे। अब ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, इन्होंने होना ये चाहिए था, जिस तरह के कंस्ट्रेंट हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स उमर साहब को परेशानियां हैं, जिस तरह के ड्यूल पावर हाउसेस की बात हमेशा एक साल से होती जा रही है, और हम भी देखते हैं कि बोलते जी हम करना चाहते हैं, वो नहीं करने देते, वो कहते हैं सब कुछ इनके पास है, इनको नहीं आता करना, बहुत से कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एक बार विचार विमर्श करने के लिए, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन ने जब वो उनकी कमीशन की यहाँ टीम आती थी, तो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में डाल दी जाती थी कि पब्लिक डोमेन से क्या इनपुट्स आती हैं, किस तरह से सुझाव आते हैं, उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर दोबारा उस पर सर्वसहमति बनती है कि नहीं बनती है। एक मीटिंग के बदले 2 मीटिंग्स 3 मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद वो रेजोल्यूशन जो है ऑनरेबल एलजी से आपको भेजी जाए, ताकि कोई रोष या किसी भी सेगमेंट को कोई ऐसा ना लगे कि वो डिप्राइव रह गया या उनके साथ छेड़छाड़ हो गई है। क्योंकि ये सब चीजें जो है किसी ना किसी दौर के हिसाब से उन चीजों को इसके दायरे में लाया गया है जो बिल्कुल नीडी थे, जिनको जरूरत थी। पहाड़ी और गुजरों के बीच में पिछले बहुत सालों से टकराव था, इसीलिए होम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर पहाड़ियों को स्टेटस दिया गया, एक ट्राइब, एक जैसा रहन सहन, एक जैसे लिंग्विस्टिक उनकी जो चीजें थी, उन सबको। तो आप देखने वाले आने वाले दिनों में ये देखना है कि इसको आगे की रणनीति, जैसे आपने खुद ही कहा कि आने वाले 6 महीने जो हैं इसी राजनीति पे देखने को मिलेंगे। लेट्स होप कि कोई डिबेट ना बने, कोई अच्छी इसकी जो रूपरेखा है वो सामने आए, लेकिन लगता नहीं है अब राजनीति जो है इस पे गरमाएगी। बड़ी बात यह है कि इससे पहले पीडीपी भी लगातार आवाज उठाती रही है। हालांकि इसमें कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि असेंबली के अंदर बातचीत के दौरान उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, खासतौर पर रिजर्वेशन का मुद्दा। और आज भी हमने देखा कि बहुत सारी चीजें खुफिया तौर पर सीक्रेटली रखी गई। इवन अगर ओला मेहदी कहते हुए नजर आए कि भाई इसे आप आवाम में डालिए, बताइए कि क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन वो बताया नहीं गया है। लेकिन जो भी चीजें सामने आई है, शौकिया कुरैशी साहब, आपको लगता है कि जो नाइंसाफियां चल रही थी तलबा बिरादरी के साथ या फिर दूसरी जमातों के साथ, खासतौर पे इस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार अपना नुकसान नहीं करना चाहती? आमिर साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज की को पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से सलाम। देखिए, मैं ये सोच रही हूँ कि जो ये कैबिनेट मीटिंग हुई है, दरबार मुंह के बाद एक मीटिंग तो करनी ही थी, और अभी जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें एक अहम बात इन्होंने, जितने भी इसके मेंबरान थे, उन्होंने कहा कि अब हमें अप फ्रंट पे खेलना है आके। तो अप फ्रंट पे खेलते खेलते कहीं ऐसा ना हो कि जो पीछे इनके विकेट कीपर है वो कहीं विकेट ही उखाड़ के ना ले जाए। मैंने अक्सर डिबेट्स में कहती हूँ कि इनके अंदर आज खुद इतना शोर है कि ये अपनी आवाज नहीं सुन पाते हैं। और आज इन्होंने ये जो हमारे रिजर्वेशन के मामले पे जो इस वक्त बहस हमारा आज का मौजू भी जो है, तो उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, और पब्लिक में ये लोग कहना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारा जो बेसिक जो पीडीपी जो चाहती है वो ये है कि इस मामले में माकूलियत हो, यानी रैशनलाइजेशन जो है वो इसमें जरूरी है। जब तक माकूलियत नहीं होगी, आप आबादी के हिसाब से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक इंसाफ नहीं हो सकता है। आप देखें कि पिछले 22 दिसंबर को रूला साहब ने प्रोटेस्ट किया था और हमने भी किया, और तब 6 महीने का कह के आज 1 साल होने को है। तो इतना बड़ा मुद्दा जो है, इस पे इतना बवाल भी मचा, लेकिन अभी तक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इसमें कोई क्लैरिटी नहीं ला रही है।
तो जो कांट छांट इसमें की जा रही है, कहते हैं कि 10% जो है वो जनरल कैटेगरी को मिल जाएगा, और लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं अभी भी नाइंसाफी है। देखिए, ये सिर्फ सीट लेने की बात नहीं होती, आपको आगे भी इसमें चलना है। आपके डॉक्टर कितने फिर काबिल होंगे, आप किस तरह से वो आगे डील करेंगे, ये सिर्फ शुरुआती जो है, जैसे अगर हम एमबीबीएस की बात करेंगे, इंजीनियरिंग की बात करें, तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही नहीं है। आप देखेंगे फिर जब स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है, पीजी करना है, उसमें भी ये है। तो हम फिर क्या दे पाएंगे? कितने ही अच्छे डॉक्टर हमें मिलेंगे, कितने ही अच्छे इंजीनियर्स हमें मिल पाएंगे? तो ये जो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि इसमें माकूलियत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से लगातार जो आवाज़ें उठती रही है, ख़ास तौर पे नासिर साहब, क्या आपको लगता है कि इस मर्तबा जो भी, ठीक है ताख़ीरी से ही, लेकिन अब बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, और वो तमाम तर नुक्ते पॉइंट्स जो आप लोगों ने रखे थे सरकार के सामने में अपने लीडरान के थ्रू, आप खुद उसमें बजाते खुद पसोपेश थे, मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ, क्या उन चीज़ों को उम्मीद है कि फुलफिल किए जा रहे हैं इस मर्तबा? जी सर, जिस तरह से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति का मामला गुज़श्ता 2 सालों से चल रहा है, और लगातार हम डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में जो आरक्षण नीति है उसको रैशनलाइज किया जाए। जहां तक रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, हम किसी कम्युनिटी से जो है उनका आरक्षण छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि गुजरों से उनका हक छीना जाए, बकरवालों से उनका हक छीना जाए, पहाड़ियों से उनका हक छीना जाए, या किसी एक और समुदाय से जो है हम उनका हक छीने। हमारी बेसिकली जो डिमांड है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है, उसको जो है आबादी के लिहाज से उसको अपना आरक्षण मिले, उसको अपना हक जो है मिले। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने 2 सालों से जो है चीज़ों को ले रही है, पहले वादे किए हैं आरक्षण रिजर्वेशन के नाम पे कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है हम आपके जो है इश्यूज एड्रेस करेंगे, लेकिन जब से सरकार बनी है अब तक जो है गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, और जिस तरीके से चीज़ों को सरकार ने जो है लिया, या जिस तरीके से सरकार ने बयानबाजी की, लग रहा है कि सरकार पहले दिन से जो है एक पेज पे नहीं थी, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से एक बयानबाजी, प्रवक्ताओं की तरफ से दूसरी बयानबाजी, कैबिनेट के जो 3 मेंबरान है जो है उनकी तरफ से तीसरी बयानबाजी है। तो कहने का गर्ज है सरकार का कोई कोहेसिव अप्रोच नहीं था, कोहेरेंट अप्रोच नहीं था, लेकिन फिर भी हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार हमारे मुद्दों को, सरकार हमारे मसले को जो है एड्रेस करेगी। हालांकि हमारा कतई ये गर्ज नहीं है कि हम सरकार को किसी जो है बिला वजह उनके साथ छेड़े, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार 6 साल बाद जो है हमें देखने को मिली, लोगों की चुनी हुई सरकार। हम चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार जो है 6 साल तक चले, 6 साल तक टिके, और जो लोगों के साथ जो मसलो मसाइल है उनको जो है एड्रेस किया जाए। और जो लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस सरकार को लेके, क्योंकि उन्होंने वादे भी किए थे, और हमारी उम्मीद थी कि जो है सरकार हमारे मसलों को जो है एड्रेस करे। और जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, सरकार ने 3 रुकनी मेंबर कमेटी ऐसी बनाई है जिसमें तीनों जो है उन्होंने लोग जो है या तो वो ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, या तो आरबीए से बिलोंग करते हैं, या तो एसटी से बिलोंग करते हैं। Exactly. तो पहले दिन से हमारी डिमांड ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण नीति पे सरकार ने जो 3 रुकनी सब कमेटी बनाई है, इसको थोड़ा जो है असेंबली में जिस तरह हाउस कम्युनिटीज होती हैं, या पार्लियामेंट में जिस तरह हमारे यहाँ जेपीसीज होती हैं, उसमें जो है विपक्ष के भी लोग होते हैं, पक्ष के भी लोग होते हैं, उसमें जो है लोकसभा से भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा से भी सदस्य होते हैं। तो हमारी पहले दिन से ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली में जो हाउस कमेटीज हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष को पीडीपी से 1, पीसी से 1, या जो है तारिक आमिर साहब उसको जो सीपीएम से उसको 1 ले, उनसे 1, या नेता प्रतिपक्ष को 1, या अवामी इत्तेहाद पार्टी से इस 1 मेंबर को लिया जाए, ताकि हमें भी लगा कि सरकार की तरफ से तो मैं यहीं से पूछता हूं, अभी जिस तरीके से हमने देखा था, चूंकि अब बाकायदा हम डिबेट में इन डेप्थ में जाते हैं, हमने देखा था पिछली बार के 723 रैंक वाले को जो जनरल कैटेगरी से आता है उसका एडमिशन नहीं हुआ, 90,000 के ऊपर जिसका रैंक था उसका हो जाता है, और उसके बाद बड़ा बवाल भी हुआ था। सवाल यह है कि तलबा बिरादरी से बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में उतरे थे। क्या इस मर्तबा की जो सब कमेटी आई बनी, क्या इस 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर तलबा से बातचीत हुई? क्या आप लोग उसमें शामिल हुए? आपके मसाइल जानने की कोशिश की गई?
जहां तक आपने रीच आउट या जो डायलॉग या डिलिब्रेशंस की बात की या निगोशिएशंस की बात की, मुख्यमंत्री के जो ऑफिस है उनके साथ हमने जो है कम्युनिकेशन बना के रखा था। जहां तक सब कमेटी का ताल्लुक है, सब कमेटी हमें 1.5 साल में एक बार भी नहीं मिली। सब कमेटी के किसी भी सदस्य, चाहे वो राणा साहब हो, सकीना जी हो या जावेद साहब हो, एक बार भी उन्होंने हमारे साथ जो है इंटरेक्शन नहीं की। हालांकि हमने यहाँ मल्टीपल कम्युनिकेशन यहाँ से भेजे थे, लेकिन वहां की उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन हमने जो है सरकार को जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट रिजर्वेशन के नाम पे बनाया था, जिसमें हमने काफी सारी जो है रिकमेंडेशन सरकार को दी, जिसमें आरबीओ के लेके या एसटी को लेके या जो ईडब्ल्यूएस को जो है उसका क्राइटेरिया को लेके हमने सरकार को जो है 15 डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी, जिसमें हमने ये बात नहीं की कि आप किसी समुदाय से जो है उनको पर्टिकुलरली टारगेट करें। तो लेकिन जहां जिस तरीके से जो है खबरें आ रही है, रूमर्स आ रहे हैं कि सरकार ने जो है 2 पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, 2 पर्टिकुलर समुदाय को जो है हिट किया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस है, जिसमें आरबीए। हालांकि इट इज वेरी ये प्रीमेच्योर है कि मैं उस पर कमेंट करूं, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है उससे खदशात हमारे भी बढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय को आप छेड़ रहे हैं, जो हमारी डिमांड नहीं थी। हमारी डिमांड ये थी कि आप हर किसी समुदाय को लेकर जिस समुदाय की जितनी पॉपुलेशन है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से उसका आरक्षण मिले। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से सरकार, अब खबरें आ रही हैं कि सरकार ने 2 पर्टिकुलर समुदाय को जो है टारगेट किया, जिसमें आरबीए है, जिसमें ईडब्ल्यूएस है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि आरबीए और ईडब्ल्यूएस वो कैटेगरी है जिससे जो है कश्मीर स्पीकिंग पॉपुलेशन को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। जब आप इस बेनिफिट को जो है दोबारा से टारगेट करते हैं, मीन्स कि आपने एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी के साथ जो है टकराया है, जिससे जो है यहाँ का सोशल फैब्रिक जो है उस पर जो है आंच आ सकती है, जिसमें जो है जो क्लासवार सोसाइटी में है वो हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही आपने नासिर साहब, क्योंकि ये हकीकत है, जिन 2 कैटेगरी को इसमें टच किया गया है उसके अंदर उनको तो पहले भी रिजर्वेशन ऑलरेडी उनकी 2022 में कटौती कर दी गई थी और ऑलरेडी वो 20 से 10 पे आ गए थे और 10% पे वो चल रहे थे। लेकिन हालांकि ये बड़ी आबादी नहीं है, ये क्या वोट बैंक के लिए है, इनकी बड़ी तादाद नहीं है, इस वजह से ये चाहते हैं कि बस सोशल इनजस्टिस को ना दिखा करके अवाम आपस में ही लड़े, हुकूमत बची रहे। मैं एक सवाल लेकर के जरूर आऊंगा, लेकिन सुहेल काज़मी साहब, हम जहां तक इस चीज को समझ पा रहे हैं, 2004 में इस एक्ट को लाया गया था, पास किया गया था और पीडीपी की सरकार थी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, जहां तक मेरी याददाश्त है। मुमकिन है कि गलत हूं मैं, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। सवाल ये, उस टाइम पे आप एक बेहतरीन जर्नलिस्ट का किरदार भी अदा कर रहे थे, उस टाइम पे क्या वाकई इस चीज की जरूरत थी या सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के लिए इसे अवाम के सामने में एक बड़े तबके को फायदा पहुंचाने के लिए या उनसे वोट हासिल करने के लिए किया था, और अब उसकी जरूरत है या नहीं? देखिए सर, रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है, पूरी मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि 77 ईयर से जब से भारत का निर्माण हुआ है, रिजर्वेशंस के मुद्दे को लेके बहुत सी सरकारें बनी हैं और बहुत सी सरकारें रातों रात गिर गई हैं। अगर आपको वीपी सिंह की सरकार का याद होगा जमाना, तो मंडल कमीशन आई, बड़ी नॉमिनल उसमें इंक्रीज हुई थी रिजर्वेशन में, लेकिन उस चीज ने इतनी तूल पकड़ ली कि जनाब सुसाइड पे सुसाइड होना शुरू हो गए पूरे भारत में, जब तक वीपी सिंह की सरकार नहीं गिर गई। लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की थी या किसी और की थी, रिजर्वेशंस बढ़ी और उसको रेशनलाइज करने की कोशिश वक्तन बवक्तन सब सरकारों ने की है। लेकिन किसी का मुद्दा बना, किसी का मुद्दा नहीं बना, किसी का वोट बैंक बना और किसी का मुद्दे बन गए। ये चीजें चलती रहेंगी और अभी भी होंगी। जैसे मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप किसी समुदाय को टच करते हैं। देखिए, पहले तो ये चीजें अगर ऐसी हैं और उमर साहब जानते हैं कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या ड्यूअल पावर हाउसेज हैं यहाँ पे, तो ये पब्लिक डोमेन में डाल देनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। लेट द पब्लिक गिव द गुड और बैड सजेशंस फॉर रेशनलाइजिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी, जो अब जिसको ये एलजी साहब को भेज रहे, वैसा इन्होंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि ये फंसे हुए हैं। आगा साहब कहीं अपनी पार्टी न बना दे, आगा साहब कहीं एनसी के एमएलए, जो रोज हम डिबेट्स करते हैं, कितने लोग इधर से ना टूट के इधर चले जाए, सरकार ना गिर जाए। सरकार को बचाने के लिए और अपनी छवि को इंप्रूव करने के लिए ये कल आज जो किया इन्होंने, ये वही दिखता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिखता है। अब वो किस हद तक जाता है, एलजी साहब उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं, नहीं देते हैं, क्या चेंजेस होती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मीडिया उमर अब्दुल्ला से पूछ रहा था, देखिए कोई भी इसकी क्लैरिटी जो है वो कैबिनेट ने नहीं दी है। मैं जो सुन रहा था सुबह से, बल्कि विडंबना यह है कि आज कम से कम 6-7 ऐसे लीडरान और स्पोक्स पर्सन से हमारी बातचीत हुई जो सरकार में है, लेकिन वो रिजर्वेशन पे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिक सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है।
बिल्कुल आप ठीक कहते हैं सर। और वो देखिए, आप एक अच्छी मजबूत स्थिर सरकार को चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, गुड और बैड। गवर्नमेंट में बहुत से डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डिसीजन नहीं भी अच्छे होते हैं, लेकिन चर्चा का जो कम्युनिकेशन का स्किल्स है, कम्युनिकेशन के जो डोर्स है, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए। और जब कैबिनेट से आप बाहर निकले, देखिए आपके अंदर की बात है, वो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के हितों की बात हो रही है, बच्चों के फायदे की बात हो रही है, तो उसको आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें उनको भी अप्रीहेंशंस हैं कि इन चीजों से कहीं क्या हो जाएगा, या किस ढंग का होगा, किस कलर उसके साथ है, सोसाइटी लेगी उनको। तो यही लगता है, तभी ये नहीं बोल रहे हैं। जो मैं समझता हूं कि दाल में कुछ काला है, तो दाल कितनी ठीक है, काली है, मौजूदा ये हुकूमत आपको की थोड़ी सर देर जो बाद पता व्याख्या है मौजूदा हुकूमत की, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, हम सभी जानते हैं, और उस चीज को शायद हम सामने भी लाएंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपसे जानना, बद्रीनाथन की रिपोर्ट 1992 आपको बेहतर तरीके से पता है, कहा गया था कि जो वीकर सेक्शंस में जितनी कैटेगरीज आती हैं उनको 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम होगा 50%। लेकिन 2004 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और कांग्रेस की कोalition सरकार थी, उस टाइम पे इसे 70-75% कर दिया गया। मैं आपसे ईमानदारी से यह समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और उस वक्त की मुकामी तमाम तर क़यादत को आप देख रहे थे नजरों के सामने में। क्या वो वक्त ऐसा था कि लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत थी 70% करना, या फिर कहीं ना कहीं ये इसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी जानबूझ करके सियासी मफाद के लिए? साफ लफ्जों में, सिवाय सियासी मफाद के कोई भी सरकार जितनी भी यहाँ आई है, चाहे जो मर्जी सरकार की बात कीजिए, उन्होंने सिवाय सियासी मफाद के लिए कभी भी इन चीजों को, इनकी छेड़छाड़ नहीं की है। और जब छेड़छाड़ की है, उन पैरामीटर्स को हमेशा ध्यान में रखा है कि इससे हमें क्या फायदा होगा, या आने वाले इलेक्शंस में क्या फायदा हो सकता है, या कौन से लोग किस सेक्शन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, या किस सेक्शन ने हमें डिप्राइव किया है। तो ये चीजें मेन आधार रहा है। जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, चाहे वो मुफ्ती साहब का वक्त था या पीडीपी की सरकार थी, जो भी सरकारें थी, तो इसमें अब क्योंकि कुछ पार्टीज अपोजिशन में बैठ जाती हैं और कुछ चीजें उनके ज़ेरे के आदत में ठीक तरह नहीं हो पाती हैं, या उस तरह इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, या उस तरह के रिजल्ट्स उन चीजों को इंप्लीमेंट करने पे भी नहीं मिलते हैं, तो वो फिर अपोजिशन में अपोज करना शुरू होती है और उन चीजों को इंप्लीमेंट करवाना शुरू होती है जिनसे उनको नुकसान हुआ हो। तो ये जमहूरियत है, और जमहूरियत की खूबसूरती है। आप जिस तरह से पकड़ लीजिए, कान को पकड़ना इधर से नहीं तो उधर से पकड़ लीजिए। लेकिन इस वक्त जो है, क्योंकि सब चुप रहे, कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई बोला नहीं, चीफ मिनिस्टर ने भी क्लैरिटी नहीं दी, उनके मंत्रियों ने भी क्लैरिटी नहीं दी, तो लगता है कि आने वाले दिन जो है वो बहस मुतालबे में के दिन शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों में क्या कुछ था, इस चीज़ के हवाले से सिर्फ इतना समझ लीजिए शौकिया जी कि हमने देखा लगातार, अभी फिलहाल मैं ट्वीट खंगाल रहा था कुछ घंटे पहले रिसर्च के दौरान, हमने वहीद रहमान पारा साहब की लगातार रिजर्वेशन पे ट्वीट देखे, उसके अलावा मवा मुफ्ती साहिबा भी लगातार ट्वीट करती नजर आई। क्या आप ये मानती हैं एज अ पीडीपी लीडर, स्पोक्स पर्सन, कि 2004 में जो भी फैसले हुए थे वो जानबूझ करके अपनी सियासी मफाद में हुए थे, और या उस वक्त की जरूरत थी, लोगों को उतना मिलना चाहिए था, या कुछ और था जिसको अब तक आवाम के सामने में नहीं लाया गया है? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज से बरी नहीं कर रहा हूं, ना ही हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इस वक्त मुझसे सवाल पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, मैं कहूंगी कि वक्त की जरूरत थी। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कहीं कभी सोचने समझने में कुछ गलती हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो बात अभी सोहेल काज़मी साहब ने कही कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आमिर जी, मुझे लग रहा है कि दाल पूरी की पूरी काली है। देखिए, इन्होंने आज जो ये इसमें आज की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरिटी नहीं दिखाई उमर अब्दुल्ला सरकार ने, और इन्होंने ये भी इसमें लिखा कि इसमें डिबेट डिस्कशंस आगे भी हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये किसी प्रेशर में आके आज का ये फैसला कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि इनके गले की हड्डी कौन बना हुआ है, और ना वो हड्डी उगलते बनती है और ना निगलते बनती है। लेकिन इस वक्त जो भी मामला चल रहे हैं, ये वाकई आने वाला, अभी नासिर साहब भी कह रहे थे कि आपस में लड़वाने का जो काम है, ये तो हमारी मरकजी सरकार ने जब यहाँ वोटिंग से पहले ही ये जो है रायता यहाँ फैला दिया,
तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जरूर है कि आने वाले दिन जो है वो हम ये दुआ करते हैं कि अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही मुझे लगता है कि आने वाले जो एक तूफान है वो बपा हो जाएगा। और जिनके साथ हमारी तो मेन जो हम ये चाहते थे कि इसमें माकूलियत हो, प्रोपोर्शन हो आबादी के हिसाब से, जितनी आबादी है उस हिसाब से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी वो जो है गर्दन बचाने के लिए इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश भी रखी है। लेकिन मैडम, क्या वाकई ऐसा लगता है आपको कि आपने जो भी फैसले लिए माजी में, देखिए माजी के पन्नों को खंगालने से सिवाय दर्द मिलता है, लेकिन कितने बड़े तबके को नुकसान हुआ है। आप ही सोचिए, पिछली बार की जो रिपोर्ट है उस पर डिबेट भी हुई थी कि 723 वहाँ जिसका रैंक था उसको मेडिकल की कोई सीट नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से कोई पर्टिकुलर रेडियोलॉजी थी या समथिंग, मुझे एक्चुअल याद नहीं है, लेकिन हाँ रेडियोलॉजी ही थी जिसमें सीट नहीं मिल पाई, लेकिन 90,000 वाले को सीट मिल गई थी। सोचिए अगर मैं वहाँ पे एस्पेरेंट होता तो मुझे कितना दर्द होगा, आप होते तो आपको कितना दर्द होता। आपको लगता है कि एक बड़ा फैसला जिससे एक लंबी और बड़ी आबादी को एक लंबे मुद्दत तक बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, और अब सेम पेज पर आवाम है जिसका अभी तक कोई नफा नुकसान समझ में नहीं आ रहा है सिवाय नुकसान के, और जो भी सरकार कर रही है फिलहाल मौजूदा, उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन इस वजह से खामोश है क्योंकि उनके दामन पे भी दाग। देखिए, खामोश तो नहीं है। आपने जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि हम हमेशा माकूलियत की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से जो है वो हर एक को अपना अपना हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिले। कहीं शायद कोई गलती कोताही हो गई हो, लेकिन अब ये नहीं है ना कि अगर किसी से कोई कोताही हो गई हो, कोई छूट हो गई हो, तो हमें जरूर उसी को रिपीट करना है। आज अगर हम ये चाहते हैं कि आप इसको इसके अपना अपना हक जो है वो सबको दें, तो नेचुरली इस वक्त वही होना चाहिए जो लोग चाहते हैं। नासिर ख्वामी साहब, जिस तरीके से हमने बद्रीनाथन की रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसे 50% से आप ऊपर नहीं दे सकते, और उस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं। उसके बाद हमने 2004 में खासतौर पे इस एक्ट को पास होते हुए देखा, LG ने उस पर साइन भी किए, लेकिन बड़ा सवाल ये रहा कि क्या इतने बड़े तबके को इतनी दिनों तक नाइंसाफी होती रही और आप जैसे तलबा खामोश रहे? आवाज उठती है तो 2024 में, उसके बाद, उससे पहले क्यों नहीं? देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि जो आरक्षण नीति का मामला है तो उसको हम जो है रैशनलाइजेशन की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो है काजवी साहब ने भी बताया कि हम एक वैसे देश में रह रहे हैं जो एक डेमोक्रेटिक देश है, जहां लोकतांत्रिक है, जहां डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है, जो है सेक्युलर देश है, हर समुदाय को अपनी आवाज रखने का हक है। और सरकार ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है, उन्होंने तलवाओं के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या समाज के जो डिफरेंट तबके हैं उनके साथ कम्युनिकेशन लाइन्स जो है बंद की हुई है। तो उन्होंने जो ये रिपोर्ट बनाई है बंद कमरे में बनाई हुई है, इसमें जो है कोई जो है डिलिब्रेशन स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ नहीं की गई है, उनका जो है कंसर्ट नहीं लिया गया, उनसे जो है फीडबैक नहीं लिया गया, आखिर वो चाहते क्या है, आखिर उनकी डिमांड क्या है, आखिर वो जो है चाहते क्या है। जिस तरीके से आपको पता है कि पिछले साल जो जिस तरीके से मरकजी सरकार ने एक समुदाय को जो है अपीज करने के लिए जो है किस तरह आरक्षण दिया, और वो आरक्षण पहली मर्तबा हमने देश के किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में देखा होगा कि किसी जो है समुदाय को उनके लिंग्विस्टिक आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे जो है रिजर्वेशन दिया गया। खैर, हमारी लड़ाई किसी समुदाय को लेकर नहीं थी, हमारी बस लड़ाई थी कि जम्मू कश्मीर में जिस कम्युनिटी का जितना पॉपुलेशन है, जितना उनकी आबादी, उस आबादी के लिहाज से मैं इस चीज को भली बेहतर समझता हूं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा नासिर साहब, कि आपको नहीं लगता कि 92 का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से साफ तौर पे इस वर्डिक्ट को पास कर देना चाहिए था, और डायरेक्टली इसमें इतनी ज्यादा सियासत और डिबेट के बजाय या इतनी ज्यादा इन तमाम चीजों को उछालने के बजाय तलबा के मफाद में, लोगों के मफाद में, अलग अलग लोगों को जिनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, सीधा इस वर्डिक्ट को सामने ले आते और लोगों को हक मिल जाता। इतना ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी सरकार को, या इतना ज्यादा तामझाम दिखाने की जरूरत नहीं थी। आपको लगता है ऐसा?
देखिए आमिर साहब, हमें यहाँ बात समझनी पड़ेगी। ये जो मामला, जो रिजर्वेशन का मामला है, ये बेसिकली 2019 के बाद ही जो है शुरू हो गया। इस वजह से शुरू हो गया कि जब धारा 370 हट गया और दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, लद्दाख को एक अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर के उसको जो है जम्मू और कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर जो है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो अलग आरक्षण जिसमें फिर पहाड़ी को दिया गया, ये डिबेट तब से शुरू हो गया। तो तब तक तो जो है जिस कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी थी उसको अपने हिसाब से जो है उसको हक मिलता था। तो लेकिन ये जो डिबेट है ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ही जो है शुरू हो गया। तो कहने का गर्ज है जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सरकार ने चीजों को, जो खबरें आ रही हैं कि पर्टिकुलर दो समुदाय को टच किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि ST1 और ST2 हमारे जुमरे में नहीं है, वो हमारे डोमेन में नहीं है, वो पार्लियामेंट का डोमेन है। मैं आपको जो है यहाँ एक बात बताता चलो कि जहां तक हम जो है EWS की बात करते हैं, RB की बात करते हैं, EWS को कतई जम्मू कश्मीर सरकार छेड़ नहीं सकती है, क्योंकि EWS जम्मू कश्मीर की सरकार की आरक्षण नहीं है। इस आरक्षण को जो है केंद्र जो है पार्लियामेंट ने जो है पास किया है। 103 अमेंडमेंट, जो 103 अमेंडमेंट है, उसमें जो दो डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जिसमें जॉब की रिजर्वेशन बताई गई है, इंस्टीट्यूशन में जो डिफरेंट जो है समुदाय को रिजर्वेशन दी जाती है, ये उसकी बात हम करते हैं। तो कहने का गर्ज है कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो EWS कैटेगरी को छेड़ सकते हैं। अगर उन्होंने छेड़ा है तो कानून के हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। अगर वो इस चीज को टेम्पर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, वो इस चीज को छेड़ नहीं सकते हैं। क्या तलवा बिरादरी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? अब देखने में ये बड़ा प्रीमेच्योर है, हम इस पर रिएक्ट करेंगे। अभी हमने रिपोर्ट नहीं देखा है, अभी जो सारा कुछ है वो सूत्र के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो EWS और RB की कैटेगरी है उसमें ज्यादातर कश्मीरी लोग ही हिट हुए होंगे, क्योंकि RB कैटेगरी का जो ग्राफ है जो कश्मीरी को मिलता है वो 47 के आसपास मिलता है, 52% के आसपास तो जम्मू को मिलता है। SC का जो ग्राफ है वो ज्यादातर जम्मू वाले उसको एंजॉय करते हैं, ST1 और ST2 वो भी जम्मू डिवीजन उसको एंजॉय करता है। जहां तक EWS की का ताल्लुक है उसमें 7% कश्मीर के लोग एंजॉय करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सरकार ये कर सकती है कि जो हमने अपनी रिकमेंडेशन में उनको लिखा भी है कि सरकार जो है RBA को जो है जिन गांवों को स्वास्थ्य है, जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास बिजली है, जिनके पास पानी है, जिनके पास अलग अलग जो है जो चीजें हैं अवेलेबल हैं, उनको जो है मेरे ख्याल से जो है RBA देने की जरूरत नहीं है, उसको हर 4 साल बाद रिव्यू करना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरीके से जो है हम चाहते थे कि जब राजस्थान सरकार ने EWS का अमेंडमेंट करके उसका एक इनकम ग्राफ बना दिया था, एक क्राइटेरिया बना दिया था, तो सरकार से हमारी जो है उस कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट में हमने लिखा कि जो आपने एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी में जो EWS का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आप अमेंडमेंट करें, ताकि उसमें जो है कश्मीर के जो है अलग अलग जो लोग गरीब लोग हैं, क्योंकि कश्मीर एक वैसा राज्य है जहां पे हर किसी के पास मकान होता है और मकान में उनके पास 3 कमरे, लॉबी, बाथरूम ऐसा, और जो जमीन या जो क्राइटेरिया उनके पास है उन्होंने सरकार ने रखा, वो हर किसी के पास होता नहीं है। तो सरकार से हमारी यही डिमांड है कि आप इस क्राइटेरिया को जो है दोबारा से उसको रिव्यू करें, ताकि उसमें कश्मीर के अलग अलग जो है इलाकों से जो है लोग उसमें फॉल करें। लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने अभी जो जिस कैटेगरी को टच किया है EWS या RB, वो तो दोनों कश्मीरी को हिट करते हैं। तो कहने का गर्ज है अब एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी के साथ जो है लड़वाने की कोशिश की जा रही है। मुझे हमारी पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब एक बार फिर इस चीज को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उस चीज को हल करने की कोशिश। बिल्कुल एक बड़ा सवाल इस चीज में नासिर साहब एक चीज आता है, लेकिन मैं उससे पहले काज़मी साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देखिए हम सभी इस चीज को बखूबी जानते हैं कि आपकी खिदमत इस सिलसिले में क्या है, और मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मकसद था, मंजूर था, पर्दा तेरा, वो सारी चीजें आपके नजदीक नहीं चलती। आप खुले आम सच्चाई जो भी है जुबान पे लाते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये वक्त की जरूरत रही हो या नहीं रही हो, इस वक्त जो भी चीजें चल रही है, क्या बैकग्राउंड में अर्बन एंड रूरल एरियाज को खंगालते हुए, नजर में रखे हुए, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर तब्दीली की जरूरत थी, और अगर है तो कितने % इसमें, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें क्या सूरत हाल है आज भी, एजुकेशनल स्टेटस हो या फिर आपका सोशल स्टेटस हो या दुनिया भर की तमाम चीज़ें हो, एजुकेशन में उनकी भागीदारी हो वगैरह वगैरह, क्या रिजर्वेशन बेहतर था, बेहतर है, और कुछ कैटेगरी जिसको नासिर साहब कह रहे हैं कि उसे टच करना जरूरी नहीं था, जहां पे आपको टच करना था वहां पे आपने पंगा नहीं लिया क्योंकि आपके वोट कट जाएंगे, तो क्या कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो हम समझना चाहें आपसे?
देखिए आमिर भाई, नासिर साहब ने इतना खूबसूरती से इस पे काम किया हुआ है, या ये जुड़े हुए इन सब इश्यूज के साथ, मैं समझता हूँ इतनी खूबसूरत एलेबोरेशन जो है, अगर ऐसे मेरे भाई चीफ मिनिस्टर के साथ 5-6 मेंबर इकट्ठे होकर एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाते या एक कंसल्टेटिव ग्रुप के हिसाब से उनको वक्तन ब वक्तन गाइड करते रहे, तो मुझे लगता है फिर कुछ चीजें जो है रिजॉल्व होने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन वो होता नहीं है, वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्शन हो गई है, सरकार बन चुकी है, वो लीड कर रहे हैं। अब वो ये प्रेशर तब माउंट अप हुआ जब रऊल्ला साहब इसके पीछे पड़े हुए हैं। नासिर साहब के या लोगों के प्रेशर से ये चीजें नहीं होती हैं। सरकार रहनी चाहिए, सरकार मजबूती से चले, इसको सेफगार्ड करने के लिए ये इश्यूज को बीच में लाया जाता है। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जब टच करेंगे, 1% भी वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपसे जुड़ेगी या टूटेगी। जिनको आपने रक्षण दिया है और रक्षण आप 5%, 2% भी उनका कटौती करते हैं, तो वो टूटेगी, वो जुड़ेगी कभी नहीं, और रोष जो है, लड़ाई जो है, वहां से शुरू हो जाएगी। अब कटौती करनी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। EWS की बात नासिर साहब ने की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट का है, लेकिन अब अगर उसमें भी दखल अंदाजी होती है तो कुछ न कुछ मुसीबतें जो है आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मैं तो कभी कभी ये देखिए, अटल जी का जब वक्त था आमिर साहब, जब बिल्कुल वो तीसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन, माइनॉरिटीज कमीशन में एक चेयरमैन थे महमूद साहब। उन्होंने पूरे इंडिया में सर्वे शुरू किया कि भाई जो कम्युनिटी जहां, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील में ये कमेटी बनी, फिर उसकी फॉर्मुलेशन नहीं हुई सरकार के उनके कार्यकाल में, वो शायद उस पे काम नहीं हो पाया। लेकिन वो इसको मैं समझ रहा हूँ कि आप इस चीज को, आप हम जैसे लोगों को तो हाथ में नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि खास तौर पे ये जो चीजें, कमेटी की बात चल रही थी जिसमें 3 लोगों की बात है और तीनों उस कैटेगरी से आते हैं जिनके लिए ये सारी चीजें थी, आपको लगता है कि इन लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए था? और भी कैपेबल, आप जैसे लोग हैं बहुत कैपेबल, जो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, ना कि आप उनको शामिल कर रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं कौमी मफाद भी उनकी नज़र के सामने में रही होगी। और अब जबकि रिपोर्ट सामने नहीं की जा रही है, क्या होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन इन शुरू से ही सरकार की नियति पे कुछ न कुछ सवाल उठ रहे थे। आपको लगता है कि ऐसा है? 100% ऐसा है। देखिए, जो भी मेजर इश्यूज होते हैं जो बिल्कुल समाज के साथ जुड़े होते हैं, या जो उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ जुड़े होते हैं जो अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, अपलिफ्टमेंट तो हर समाज चाहता है। अपलिफ्टमेंट, देखिए आज डिलिमिटेशन आप करवाइए तो कितने ऐसे गांव और भी हैं जो डिलिमिटाइज होना चाहते हैं। ये आप 2026 का सेंसस बताएगा। उन लोगों को भी हम जैसे लोगों की तरह प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट की धूप देखने का शौक है। वो भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से आप पैरामीटर्स तो ड्रॉ कीजिए। अब आप पैरामीटर्स आपने रिजर्वेशन के क्या ड्रॉ किए हुए? ये रिजर्वेशन तो ऐसा ना हो कि 100 साल तक, जब अभी तो 77 हुए, कि भैया हर घर ही एक रिजर्वेशन का घर है। ये जो हम देख रहे हैं, तो आने वाला वक्त ऐसा ना हो जाए आप उसको ढूंढेंगे जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है, अगर उसको फिर आप रिजर्वेशन आपको देनी पड़ेगी। तो आपको एक फुल फ्लेज तरीकाकार से सारी सेक्शंस को, और जो भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसके दायरे को भी पढ़िए। उन्होंने तो 50 से 60 तक कहा था कि ये भैया रिजर्वेशन खत्म ही हो जाएंगी, ये उन डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को दीजिए, ताकि 1960 तक 10 सालों में सब जो है सामान्य तौर पे बराबरी के हकदार होंगे। लेकिन हुआ क्या? आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन को, हुआ क्या? रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन, इस पे पॉलिटिसाइजिंग, इलेक्शंस, वोट बैंक, और ये काम चल रहा है। अब क्योंकि हम क्रूशियल स्टेज पे हैं, अब कुछ चीजें आप छुपा नहीं सकते हैं। आज हर बच्चे के पास, बुजुर्ग के पास मोबाइल है जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसको काटोगे, किसको जोड़ोगे, वो आप थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि डिबेट शुरू हो जाती है, समाज टूटना शुरू हो जाता है, समाज एजिटेट होता है। तो इन चीजों के लिए जो भी सरकार हो, खासकर उमर अब्दुल्ला की सरकार जो पहले ही बड़ी परेशान रहती है, हमें काम नहीं करने दिया जाता, अपने काम करते हैं, बाकी काम बोलते जी होते नहीं। उस दायरे में अब ये चीज जब आनी और फिर उस पर चुप्पी साध लेना, वो दर्शाता है कि कुछ न कुछ जो है वो एक तूफान के तौर पे जम्मू कश्मीर को देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। सर एक और चीज, फिर मैं नासिर साहब की तरफ आऊंगा, शौकिया जी की तरफ आऊंगा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी लगातार जवाब भी देते हुए उमर साहब नजर आए कि आपने खासतौर पे उन लोगों के डर या उन लोगों के दबाव में ऐसा बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, आगा रुल्ला की तरफ निशानदेही थी और ये सबको पता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन वो लगातार रिजर्वेशन पॉलिसी में जो भी चीजें बदलाव या की जरूरत थी उसके लिए स्टूडेंट के साथ
साथ खड़े रहे, खुद बातचीत की और सरकार के खिलाफ भी, उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोला। और आपको क्या लगता है कि वाकई ये दबाव था या फिर इसको इन पॉजिटिव नोट ऐसे लीडरान की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सही मुद्दे को एक्चुअल में ये उठा रहे हैं? देखिए जी, प्रॉब्लम ये हो जाती है हुक्मरानों की, मैं अब सारे हुक्मरान नहीं बोलूंगा, जब वो हुक्मरानों की फहरिस्त में आ जाते हैं तो उनको इल एडवाइजर्स चाहिए, उनको मैच्योर एडवाइजर्स नहीं चाहिए, या वो लोग जो मुंह पे कन्फ्रंट करते हैं, जो ये मुंह पे बता देते हैं कि साहब ये गलत हो सकता है, ये पार्टी के लिए गलत हो सकता है, लोगों के हितों के लिए नहीं है। तो नॉर्मली अच्छे हुक्मरानों को वो चीजें समझ नहीं आती है, तभी जब तक सत्ता नहीं पलटती है या कोई ऐसा फेरबदल नहीं होता है, फिर जाके उस पर डिबेट शुरू करते हैं। वो अच्छे हुक्मरानों को ये सूझबूझ होनी चाहिए कि देखिए आगा रउल्ला जो एक एमपी है और तो उसके पास कोई अभी पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, वो मुझे लगता है ज्यादा फेमस हो रहा है बनिस्बत के चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो लोगों के मुद्दे को लेके दिल की बात, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर मनी की बात करते हैं, वो दिल की बात कर रहा है बार बार, और दिल की बात जो है एक्सेप्टेबल हो रही है, यूथ उसके साथ जुड़ता है और यूथ की बात वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर मंथन करने की जरूरत है चीफ मिनिस्टर को कि क्या चीजें हैं जो सिर्फ अपीजमेंट पॉलिसी के तहत आपके दोस्त या आपके एडवाइजर आपको समझाते हैं, और जो कनेक्ट लोगों के साथ है, जिन बातों की बात कोई और करता है, जो लोगों के कनेक्ट को मजबूत करता है, उस पर काम करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं अच्छा हुक्मरान अगर उसको सस्टेनेबल हुक्मरान रहना है या पार्टी को सस्टेनेबल रहना है, तो उनको सारे वर्गों को लेके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि कम से कम जो है उस पर डिबेट हो और उसके डिविडेंड्स, उसके फायदे जो है लोगों को भी मिले और उनकी सरकार को भी मिले। बिल्कुल, बड़ी बात यह है अब यहाँ से कि ये भी सवाल उठेगा कि क्या जिन लोगों का नुकसान होगा वो अब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। मैं नासिर साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं अभी भी, इससे पहले भी लगातार हम कह चुके हैं कि इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कुछ हमारे मालूमात में अब तक है उस हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं होंगी, हुकूमत अपने हिसाब से कर रही होंगी। क्या वो तमाम तर चीज़ें जो आपको हासिल थी, जो जिसकी आपकी ज़रूरत थी और जिस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर उनमें से कुछ चीज़ें आधी होती है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, अगर आधी चीज़ें नहीं होती है, तो क्या आप सभी के सभी तलबा बिरादरी राज़ी होंगे, या उस कम्युनिटी के लोग जिसके फ़ायदे के लिए बात की जा रही होगी, अगर उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है तो क्या उस चीज़ में वो खुश रहेंगे? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस सिलसिले में। देखिए सर, आरक्षण नीति को रैशनलाइज करना ये लंबी रेस है, ये 4 दिन की चांदनी नहीं है, 4 दिन की कहानी नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये 1 हफ्ते में जो है इस चीज को सरकार एड्रेस कर सकती है। हमें पता है सरकार को कंपल्शन है, हमें पता है एक लीगल फॉर्मेलिटीज है, हमें पता है कि सरकार पहले चिंतन मंथन करेगी, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेगी, तो ये एक प्रोसेस है। अगर सरकार थोड़ी बहुत शुरुआत करे, थोड़ा बहुत वो जो है लोगों को जोड़े, इसके साथ कंसल्ट करे और थोड़ा रैशनलाइज करेंगे, स्टार्ट प्रोसेस करेंगे, तो अप्रिशिएबल होगा। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से चीजें चल रही है, उसमें लग रहा है कि बंद कमरे में सारा कुछ हो रहा है। जिस तरीके से काजमी साहब ने बताया कि कंसल्टेटिव मीट करने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे काजमी साहब। हमने ऑलरेडी जो है 16 मेंबर का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें डिफरेंट समुदाय से, जिसमें दक्षिणी कश्मीर से, जिसमें उत्तरी कश्मीर से, जिसमें मध्य कश्मीर से, सब समुदाय से, मेडिकल फ्रेटर्निटी से हमने लोगों को एक 16 मेंबर एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया था जो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ हमने अप्रोच किया था 3 मेंबर जो रुकन कमेटी है, लेकिन रुकन कमेटी ने कभी हमें टाइम नहीं दिया, कभी मिलने का अवसर नहीं दिया, तो हमारे जो खदशात हैं वो हम उन तक कभी पहुंच नहीं पाए। रही बात जहां तक आपने आरक्षण की बात की, जो हमने रिसर्च, जो हमने कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाया, उसमें सरकार को हमने रिकमेंडेशन दी कि जो भी लोग बातें कर रहे हैं, जो भी लोग इस पे आवाज उठाते हैं, या सरकार में जो अधिकारी जो इस पे बात कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता पे जो बात कर रहे हैं, वो गेस्ट बेस्ड जो है फिगर्स की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 15 साल से कोई आरक्षण नहीं हुआ है, कोई जो है सेंसस नहीं हुआ है। इसीलिए हमारी ये डिमांड थी कि जिस तरीके से सरकार ने जो है, राज्य सरकार ने तेलंगाना में, राज्य सरकार ने बिहार में, राज्य सरकार ने जो है कर्नाटका में और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कास्ट सेंसस किए, जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर सरकार जो है जो जाति जनगणना है उसको जो है अमल में लाए, ताकि हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कास्ट्स क्या है, किस समुदाय के पास कितनी आबादी है, और उस आबादी को उसके लिहाज से जो है उसको आरक्षण मिले। लेकिन सरकार जो है हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हमारा जो है कभी टाइम नहीं दे रही है। तो हमारे जो खदशात है, हमारे जो
इश्यूज हैं जो हम उन तक जो है पहुंचाना चाहते हैं, जो उनकी जो है नोटिस में लाना चाहते हैं, वो तो हुआ नहीं। जब तक ना आपके पास साइंटिफिक डाटा ना होगा, जब तक ना आपके पास क्रेडिबल फिगर्स नहीं होंगे, तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि किस कम्युनिटी की अगर कितनी आबादी है, इस सवाल को मैं कितनी- दूसरी तरफ पलट देता हूं, इस सवाल को मैं दूसरी तरफ पलट देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको आपका हक मिल जाता है, आरबीआई की बात की, AWS की बात की आपने, और उनको उनका हक ले लिया जाता है वापस, या फिर जो भी उनको हक नहीं कहेंगे हम, जो भी उनको मिला हुआ था रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, उनमें से आधा कट करके या कुछ भी कट करके आपको दे दिया जाता है, आपका कंप्लीटली आपकी जो मांग थी, मुरादें थी, वो आपको पूरी हो जाती है, क्या आप इस चीज में खुश होंगे? नासिर साहब, देखिए, ऐसा है कि जब सरकार रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाएगी, हम उस चीज को रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर समुदाय को इसमें तो हिट नहीं किया गया, क्या 10% खाली आरबीआई से तो नहीं लिया गया, क्या 10% जो है ईडब्ल्यूएस से तो नहीं लिया गया, या क्या 10% जो है ST1 या ST2 से तो नहीं लिया गया। हम पहले रिपोर्ट, ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि हम इस पर कोई कमेंट करेंगे, हम पहले रिपोर्ट को पढ़ेंगे, रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम जो है अपना लाई अमल जो है तैयार करेंगे कि हम क्या किस तरह से जो है चीजों के ले लेंगे। रही बात जो है हमारा जो मैकेनिज्म होगा या हमारा क्या लाई अमल होगा, हमने ऑलरेडी तय किया हुआ है कि हम 3 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ेंगे, एक जम्मू कश्मीर सरकार के साथ, और जिस तरीके से यहाँ चूंकि LG साहब है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस चीज को देना तो जरूरी है, उनके साथ हम दूसरी तरीके से जो है रीच आउट करेंगे, उनसे जो है हम बातचीत करेंगे, इसके साथ साथ हम गृह मंत्रालय से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ST2 ST1 का जो मामला है या बाकी जो वो मामले हैं जो सरकार की मरकजी सरकार के हाथ में है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, हम उन तक रीच आउट करेंगे, उनसे जो है चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे, और बातचीत के जरिए से हम इस मसले का जो है कोई हल ढूंढेंगे। रही बात जो जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर दी गई है या जो कॉलें दी गई है कि हम जो है रोडों पे आएंगे, उसके साथ तो हाँ, हम कतई जाएंगे नहीं, बिकॉज कश्मीर एक सेंसिटिव प्लेस है। लगातार जो है अगर हम इस प्रकार का जो रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे कि आप जो है सड़कों पे आए, आप प्रोटेस्ट करें, तो कौन जिम्मेवारी कल को ले लेगा कि अगर किसी स्टूडेंट का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो JKPSC की तैयारी कर रहा है, SSRB एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कल खुदा ना खास्ता उसको FIR लगा तो उसका तो कैरियर सारा स्टेक पे लग जाएगा, उसका कैरियर तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बातचीत के जरिए से, हम नॉन वायलेंट के तरीके से सरकार के साथ बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनी हुई सरकार है उनसे बात करेंगे, LG साहब से बात करेंगे, उसके साथ गृह मंत्रालय के साथ बात करेंगे, और बातचीत के जरिए से, डायलॉग के जरिए से, निगोशिएशन के जरिए से हम अपने जो है कॉज को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यही चीजें तो है मजबूती के लिए। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि अल्लामा इकबाल ने कहा भी था, यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। काज़मी साहब, अगर ये सारी चीज़ें जिस पे हमने आज बातचीत की, मैंने उस तरह के सवाल लिए ताकि इसके ऑड इवन दोनों तरफ से पता चल पाए। मैं आपसे फाइनल ये समझने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है। जाहिर है कि 70 से अगर 40 किया भी जाएगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी इतनी मुद्दत तक हो रही थी उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्काल होंगे। आपके हिसाब से क्या फाइनल सॉल्यूशन? देखिए सर, ये एक सेंसिटिव इशू है और इसको, इस सेंसिटिविटी को देखते हुए सेंसिटिव लोगों को की कमेटी बनानी चाहिए। जैसे नासिर साहब ने कहा, अभी इन्होंने कहा कि हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जम्मू कश्मीर की एक अपनी सेंसिटिविटी है और हमने बहुत कुछ खोया है जम्मू कश्मीर में। ऐसे इश्यूज जिनसे अभी देखिए श्री माता वैष्णो देवी का एक इशू आया तो बिल्कुल आपने देखा डिवीजन शुरू होगी, मुस्लिम वर्सेस हिंदू। ये नहीं होनी चाहिए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं बना, हॉस्पिटल का काम ही शुरू नहीं हुआ, नीट के एग्जाम होते हैं और हिंदू मुस्लिम आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ हुक्मरानों को इन सब चीजों की सेंसिटिविटी को देखते हुए उस तरह से बात करनी चाहिए जो पब्लिक डोमेन से उनको जो सजेशंस आते हैं और जो लार्जर वे में उनको और आवाम को जो फायदा देती है चीजें, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि कहीं भी कोई रोष जो है वो ना इरप्ट हो। और माई छोटा मोटा तो नजरअंदाज हो जाता है, कहीं मेजर तबके को कहीं कोई झटका लगे तो फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं, फिर वो डिबेट शुरू हो जाती है और फिर उसका नुकसान जो है लोगों को तो होता ही होता है, लेकिन सरकारों को भी होता है। बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों में हम बस यही उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि नुकसान किसी का ना हो और जिनके साथ नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई हो। और बहुत ही खूबसूरत बात नासिर साहब कि बातचीत का दरवाज़ा खुला हुआ है, तलबा बरादरी आगे बढ़ती रहेगी बहुत ही मजबूती के साथ। बहुत शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जनाब सुहेल काज़मी साहब, आपका भी नमन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।